हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे सितंबर माह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। वहीं साथियों, अगर आप लोगों ने हिंदी प्रैक्टिस सेट, जीएस प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाने हैं तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आसानी से वो सभी वीडियोज़ वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक हाल में जारी किया गया, जिसमें दोस्तों भारत की रैंक 39वीं रही है, तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है, पिछले वर्ष भारत की रैंक इसमें 40वीं थी और भारत ने इस बार अपनी एक रैंक में सुधार किया है और 39वें पायदान पर भारत इस सूचकांक में रहा है। अगला प्रश्न हमारा, काजिंद 2024 युद्धाभ्यास भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? अब दोस्तों हाल में ही काजिंद 2024 युद्धाभ्यास, जो कि दोस्तों काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण है, यह दोस्तों भारत व कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न इंपोर्टेंट किस लिए है, तो आपने ध्यान में रखना है कि ये जो काजिंद 2024 युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य औली उत्तराखंड में शुरू हुआ है, तो इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है और दोस्तों 13 अक्टूबर तक यह अभ्यास चलेगा। अगला प्रश्न हमारा, छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? अब दोस्तों छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया हाल में और उसमें दोस्तों उत्तराखंड का स्थान रहा है 18वां। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है पहले स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है, तो प्रथम स्थान पर दोस्तों इसमें केरल रहा है 73.75 स्कोर के साथ दोस्तों केरल प्रथम स्थान पर। जबकि दोस्तों इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर आपसे उत्तराखंड का स्कोर पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का स्कोर दोस्तों 38.75 यहाँ पर उत्तराखंड ने दोस्तों स्कोर किया है और रैंक क्या रही है दोस्तों, तो 18वीं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों अभी हाल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा करी गई है और दोस्तों 54वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह दिया जाएगा हिंदी व बंगाली अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से, लेकिन दोस्तों ये 2022 के लिए दिया जा रहा है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से दोस्तों प्रसिद्ध हिंदी व बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दोस्तों 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि पिछले साल वहीदा रहमान को दोस्तों 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब साथियों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि पहली बार जो दादा साहब फाल्के किसको दिया गया था, तो 1969 में दोस्तों देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? अब साथियों अभी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में हाल में जारी हुआ है और इसमें दोस्तों भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, तो ऑप्शन दोस्तों सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एक इंडेक्स से जारी किया गया एशियन पावर स्टॉल्स रिपोर्ट। इसमें दोस्तों भारत जापान को पीछे छोड़ करके भी हाल में तीसरा शक्तिशाली देश बना है। ठीक है, पहले पायदान पर दोस्तों अमेरिका है, दूसरे पायदान पर चीन है और तीसरे पायदान पर दोस्तों इसमें कौन है, हमारा भारत है। पिछले वर्ष दोस्तों जब यह इंडेक्स जारी हुआ था तो भारत चौथे पायदान पर था, तीसरे पर जापान था और अभी जापान को पीछे छोड़ दोस्तों भारत इसमें तीसरे पायदान पर आ गया है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? अब साथियों देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हाल में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को दोस्तों बनाया गया है। हालांकि दोस्तों 10 अक्टूबर को जो अभी हमारी वर्तमान न्यायमूर्ति हैं रितु बहारी जी, यह दोस्तों सेवानिवृत्त हो रही हैं 10 अक्टूबर को और दोस्तों 10 अक्टूबर से ही नरेंद्र जी जो हैं हमारे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? अब साथियों हाल में आप सभी जानते होंगे उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। यूपीएल का दोस्तों ये पहला ही संस्करण था और दोस्तों इस संस्करण में नैनीताल एसजी पाइपर्स को हराकर उधम सिंह नगर इंडियंस ने दोस्तों फाइनल मुकाबला जीता है, तो ऑप्शन दोस्तों ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि यूपीएल का पहला संस्करण था। इसका दोस्तों फाइनल कहाँ खेला गया, आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है। तो इसका फाइनल दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में हुआ था और इसमें दोस्तों मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे फाइनल में, तो युवराज चौधरी दोस्तों इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। आपने सभी पॉइंट्स दोस्तों ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल में नए वायुसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अब साथियों नए वायुसेना के चीफ
इन चारों में से कौन बनाए गए आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल में दोस्तों AB जो हमारे AP सिंह जी हैं यानी अमरप्रीत सिंह जी हैं, यह दोस्तों नए एयर चीफ मार्शल हमारे बनाए गए हैं। इन्होंने दोस्तों 30 सितंबर से पदभार संभाला है, आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने एयर चीफ मार्शल BR चौधरी यानी कि दोस्तों विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। वहीं साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है, तो आप बता देंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख हैं। जबकि दोस्तों जल सेना प्रमुख कौन है, तो दोस्तों अभी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी दोस्तों हमारे जल सेना प्रमुख हैं। और वहीं दोस्तों वायुसेना प्रमुख अभी हाल में कौन चुने गए, तो अमरप्रीत सिंह जी चुने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। अब साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब हाल में रिया सिंघा ने जीता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन दोस्तों जयपुर में किया गया था। अब दोस्तों जो रिया सिंघा हैं यह वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, अब किस प्रतियोगिता में आएंगी ये, तो वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला प्रश्न हमारा, 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों 45वां जो शतरंज ओलंपियाड है ना, इसका आयोजन दोस्तों हुआ था हमारा हाल में बुडापेस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न इंपोर्टेंट क्यों है, सिर्फ शतरंज ओलंपियाड का आयोजन ये इतने ज़्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, मगर दोस्तों आपने ध्यान रखना है किस वजह से इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था इसमें दोस्तों भारतीय पुरुष व महिला टीमों ने बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल जीते हैं पुरुष टीम ने भी और महिला टीम ने भी। हुआ क्या था दोस्तों, पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को और महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर दोस्तों इसमें जीत हासिल करी। भारत से पहले दोस्तों इसमें क्या था कि चीन और तत्कालीन जो सोवियत संघ था, ठीक है, जो पहले हमारा सोवियत संघ था, इन दोनों ने ही दोस्तों सिर्फ ऐसा कर रखा था कि शतरंज ओलंपियाड के एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया था। मगर दोस्तों अब भारत भी इन देशों के साथ शामिल हो गया है। ठीक है, चीन और सोवियत संघ के बाद अब भारत ऐसा देश बन गया है जिसने शतरंज ओलंपियाड के एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। अब दोस्तों हाल में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त करे गए हैं। आपने बताना है किसे दोस्तों श्रीलंका का नया PM नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हरिनी अमरसूरिया दोस्तों हाल में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। और दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि 24 साल बाद कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है श्रीलंका में। ठीक है, 24 साल तक मतलब दोस्तों अभी तक पुरुष ही बनते जा रहे थे। ठीक है ना, तो 24 साल बाद कोई महिला बन रही है। ठीक है, और अभी हाल में दोस्तों हमारा पड़ोसी देश भी है, तो आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब साथियों आपने ध्यान में क्या रखना है कि जो दोस्तों सिरिमावो भंडारनायके थी ये श्रीलंका की PM 1960 में बनी थी। और दोस्तों ये दुनिया की ना पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो आपने इनके नाम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों अभी हाल में जब चुनाव हुए थे तो PM तो चुनी गई ये हमारी हरिनी अमरसूरिया जी। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी इनके नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, श्रीलंका के दोस्तों नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं और ये चुने गए दोस्तों अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है, अनुरा कुमारा दिसानायके दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया चुनी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों छठे क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों यह अमेरिका के डेलावेयर शहर में किया गया था। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों हमारे PM मोदी भी शामिल हुए थे। ठीक है, अब दोस्तों क्वाड है क्या, तो क्वाड दोस्तों हमारे 4 देशों का समूह है जिसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाती है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग दोस्तों क्वाड की फुल फॉर्म है और इसमें दोस्तों 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2007 में हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना करने का क्या कारण था, क्यों इसको स्थापित करा गया, तो यह दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र जो इंडो पैसिफिक जो हमारे क्षेत्र हैं यानी जो समुद्र हैं हमारे, ठीक है, इसमें दोस्तों शांति व समन्वय स्थापित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब साथियों आपने एक पॉइंट और ध्यान रखना है क्वाड शिखर सम्मेलन से कि जो अब 2025 में अगला क्वाड शिखर सम्मेलन होगा ना, वह दोस्तों भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो दोस्तों भारत 2025 के क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपने अभी से इसको ध्यान में रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया है। अब साथियों उत्तराखंड के अभी 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट इंडियन टूरिज्म यानी कि दोस्तों बेस्ट टूरिज्म विलेज यानी कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है यानी कि दोस्तों बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है। ये 4 गाँव दोस्तों कौन कौन से हैं, तो साथियों आपने पहला ध्यान रखना है जखोल गाँव जो कि उत्तरकाशी का है।
ठीक है। इसको दोस्तों साहसिक पर्यटन के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरा गांव है हर्षिल गांव, यह भी दोस्तों उत्तरकाशी का गांव है और इसको दोस्तों वाइब्रेंट विलेज के तौर पर को दोस्तों बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया जाएगा। अब साथियों पिथौरागढ़ जिले का एक सीमांत गाँव है गुंजी गाँव, ठीक है। तो दोस्तों जो गुंजी गाँव है पिथौरागढ़ जिले का, इसको दोस्तों वाइब्रेंट विलेज और नैनीताल जिले के दोस्तों सूपी गाँव को कृषि पर्यटन के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि दोस्तों होता है 27 सितंबर को, इस दिन दोस्तों इस पुरस्कार को बांटा गया था, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न बनने की थोड़ी संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अब साथियों भारत का जो पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, इसकी दोस्तों पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह दोस्तों बनी है मोहना सिंह। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों अगर आप लोग UKSSC और UKPSC के पेपर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें साथियों क्या हो रहा है कि डिफेंस से रिलेटेड दोस्तों हमारे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और खास तौर से दोस्तों अगर महिला किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है तो उससे दोस्तों हमें प्रश्न देखने के लिए अधिक से अधिक मिल रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर दोस्तों ध्यान में रख सकते हैं। आपसे ऐसे ही पूछा सकते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है, तो आप तेजस ध्यान में रखेंगे। और इसकी पहली महिला पायलट कौन बनी है दोस्तों? तो मोहना सिंह इसकी पहली महिला पायलट बनी है। अगला प्रश्न हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? अब साथियों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब हाल में जीत रखा है दोस्तों यहाँ पर ध्रुवी पटेल जी ने। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का, यह न्यू जर्सी अमेरिका में दोस्तों आयोजित किया गया था और ये भारत से बाहर आयोजित होने वाली एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। अब साथियों आपने पीछे देखा था मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब, तो दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता था रिया सिंघा ने, ठीक है। आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। और वहीं दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने दोस्तों जीता है। आप लोगों ने दोनों को ही ध्यान में रखना है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, तूफान यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? अब साथियों तूफान जो टाइफून यागी है, इसने दोस्तों अभी हाल में आप लोग सभी जानते होंगे कि इसने म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये दोस्तों बहुत सारे देशों को इस प्रकार से परेशान करा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं आपकी परीक्षाओं में पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन हैं वह काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पूछे गए हैं। तो आपने भी ध्यान रखना है दोस्तों कि तूफान यागी से प्रभावित जो देश हैं कौन कौन से देश हैं? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम। दोस्तों ये जो टाइफून यागी है आया कहाँ था अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप बता देंगे दक्षिणी चीन सागर में दोस्तों यह टाइफून आया था, ठीक है ना। और दोस्तों ये इस साल का एशिया का ना सबसे शक्तिशाली तूफान भी था। तो आप लोग इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। और इसे दोस्तों इसका नामकरण किसने किया? टाइफून यागी इसको नाम किसने दिया? तो इसको यह नाम जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने दिया है। और दोस्तों किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया? तो म्यांमार, लाओस व वियतनाम की मदद के लिए दोस्तों भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि दोस्तों SSB के महानिदेशक कौन नियुक्त करे गए हैं? तो साथियों अभी हाल ही में SSB के नए महानिदेशक दोस्तों चुने गए हैं अमृत मोहन प्रसाद जी। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं साथियों आपने ध्यान में रखना है कि हाल में BSF चीफ यानी दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दोस्तों हाल ही में नए चीफ चुने गए हैं दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। और दोस्तों हाल में CISF के चीफ चुने गए हैं यानी कि दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके दोस्तों जो भी हाल में चीफ चुने गए हैं वह चुने गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। तो साथियों आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब साथियों भारत की जो पहली वंदे मेट्रो है इसका नाम बदलकर दोस्तों नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसका दोस्तों नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे दोस्तों एक कारण था, भारत सरकार के द्वारा यह बोला गया है कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से दोस्तों मुक्ति दिलाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो देश में गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं उन सभी से दोस्तों सबसे पहले हमारे देश ने मुक्ति पानी है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग दोस्तों आगे जो विकास की राह है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं,
ठीक है ना। अब साथियों इसका जो नाम रखा गया था ना, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे आर्चिबाल्ड ब्लेयर, इनके नाम पर दोस्तों इस पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था। और अब दोस्तों इसका नाम परिवर्तित करके, इसके पोर्ट ब्लेयर राजधानी का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आने की आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अब दोस्तों अभी हाल में आप सभी जानते हो कि सितंबर माह में प्रतिवर्ष दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को और देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में दोस्तों उसको स्वीकार किया था। ठीक है। और दोस्तों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो अभी 2024 में 14 सितंबर जो हमारा बीता है, यह दोस्तों हिंदी दिवस की 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है। तो 75वीं दोस्तों ये वर्षगांठ थी। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल में बोला गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो आप बता देंगे आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 में दोस्तों बोला गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वहीं साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 14 सितंबर। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे दोस्तों 10 जनवरी। तो साथियों आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और वहीं साथियों अगर आप लोगों ने जीएस प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाने हैं, तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से वो सभी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। और वहीं साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर देना है, तो आप लोग दोस्तों वहाँ जा करके भी इन सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों भी हाल में आपके 751 पदों पर दोस्तों भर्ती आई हुई है। और यह भर्ती है दोस्तों कनिष्ठ सहायक और मेड के पदों पर। तो साथियों आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपकी भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार दोस्तों आ रही हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली आ रही हैं। तो साथियों आप लोगों ने अब अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, एकदम तैयार रहना है साथियों, क्योंकि किसी भी समय दोस्तों आपका एग्जाम होने की संभावना है। जैसे दोस्तों जनवरी के आसपास का आपको समय दिया गया है। ठीक है, 19 जनवरी के आसपास दोस्तों डेट दी गई है, मगर साथियों आगे देखा जाएगा कि कितने समय तक एग्जाम हो पाता है। ठीक है ना। आप सभी दोस्तों तैयारी के टच में रहिएगा बिल्कुल। और आप सभी भाई बंधुओं को दोस्तों हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूं। धन्यवाद।